हरिओम। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी ने अपना जो पीएचडी और बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन करने के लिए नोटिफिकेशन भेज दिया है। और इसी से जो है छात्रों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है कि एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होगा कैसे हम दे पाएंगे, और वो भी अपने घर पे रह कर के ऑनलाइन देना है, ना कि किसी सेंटर में जाना है। इसलिए और भी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि अगर सेंटर में जाते हैं तो वहाँ हमें आसान हो जाता है और वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित होता है, परंतु जब अपने घर में ऑनलाइन एग्ज़ाम देना हो तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट आ जाता है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे एग्ज़ाम व्यर्थ ना जाए, कोई प्रॉब्लम के कारण से हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बेकार ना जाए। तो इसीलिए बहुत सारे छात्र हमारे साथ जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनका तरह तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, और उनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे भी कह रहे थे कि इसके ऊपर एक डिटेल्स आप समझा दीजिए ताकि हमें पता चले कि क्या क्या फॉलो करना है, कैसे होना चाहिए। तो मैंने जितना तक इसका जो नोटिफिकेशन पढ़ा है उसमें जो भी लिखा हुआ है उसी को हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ तो डिस्कशन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम चलते हैं वेबसाइट में और वेबसाइट में देखते हैं जो नोटिफिकेशन आया है। मैंने ये वेबसाइट से डाउनलोड किया है और 4 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था और बहुत सारे छात्रों ने भी हमारे पास भेजा था ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिए एक कॉमन्स जो लिखा हुआ है उस गाइडलाइन को हमें फॉलो। सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है कि कोविड-19 की वजह से जो है ये परीक्षा जो है ऑनलाइन किया जा रहा है, नहीं तो ये ऑफलाइन होना चाहिए था। ठीक है, और इसका डेट भी पहले जो डिक्लेयर किया गया था उसके आधार पर नहीं होकर के ये 21 सितंबर को होगा, यहाँ पर ये बिल्कुल लिखा गया है। ठीक है, और इसका टाइम भी 21 सितंबर को बताया है। 21 सितंबर को कब होगा? जो बीएड का परीक्षा होगा वो 10 बजे होगा, 10 से 12 के बीच में, वो अब हम देखेंगे। और जो पीएचडी का एग्ज़ाम होगा वो होगा आपको 2 बजे से। ठीक है, और इसमें और एक बात है कि 14 तारीख को इसका मॉक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस। आप जैसे 21 तारीख को एग्ज़ाम देंगे तो जिस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना है उसी प्रकार के आपको आधे घंटे का एक मॉक टेस्ट होगा, जिससे आपको जो सिस्टम के बारे में बताया जाएगा और सिस्टम आपको पता चलेगा कि कैसे एग्ज़ाम होता है, ताकि जो एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप सीधे आकर के एग्ज़ाम दे सकें, एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए, और ये यहाँ पर लिख दिया है कि केवल 20-21 के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम है, बाकी तो आगे जैसे होता था वैसे ही होगा। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए। देखिए, मैंने जितना तक इसके ऊपर जाना है तो इन्होंने लिखा है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है ये किसी एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। ठीक है, कोई पोर्टल है या फिर कोई एप्लीकेशन में जो भी होगा वो आपको लिंक भेजेंगे 14 तारीख को। ठीक है, और आप एग्ज़ाम से पहले आधा घंटा पहले आप तैयार रहिए बिल्कुल भी, और अपने लैपटॉप वगैरह या फिर हाँ, ये 2 चीज़ों से होगा, एक तो मोबाइल से, दूसरा है लैपटॉप से। ठीक है, आप अगर मोबाइल आपके पास है तो आप मोबाइल यूज कीजिए, नहीं तो आपका लैपटॉप से कर सकते हैं। लैपटॉप में क्या क्या चाहिए आपको? लैपटॉप में तो एक आपके पास माउस होना चाहिए, उसमें कीबोर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, कीबोर्ड ठीक ठाक होना चाहिए ताकि आप कुछ लिख सकें। ठीक है, और उसमें कैमरा होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो वेब कैमरा लैपटॉप में होता है वो बहुत क्लियर नहीं होता है, इसके लिए आपको जो है अलग से वेब कैमरा लगाना पड़ेगा। मैं तो आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप लैपटॉप की बजाय जो है आपके पास अच्छा लैपटॉप नहीं है और पूरे सिस्टम नहीं है कि आप मोबाइल यूज करें, क्योंकि मोबाइल में एक चीज़ एक फ़ायदा होता है कि मोबाइल में आपका जो नेट की कनेक्टिविटी है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और जो लैपटॉप है, लैपटॉप में आपकी नेट की प्रॉब्लम आती रहती है कभी कभी, क्योंकि आप एक तो मोबाइल से उसको कनेक्ट करेंगे या तो वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। अगर वाईफाई से कनेक्ट किए तो बहुत अच्छी बात है, अगर मोबाइल से आप उसको कनेक्ट करते हैं मोबाइल का हॉटस्पॉट से, तो इसमें आपको कभी भी नेट कटने की संभावना रहती है। ठीक है, और वो बार बार अगर अप डाउन होगा तो आपका जो पोर्टल है वो डाउन हो सकता है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बंद हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको यूएसबी केबल से जोड़ेंगे तो कभी यूएसबी केबल ढीला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इससे भी जो लैपटॉप का ऑप्शन है वो प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल से इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक फ़ायदा ये है कि इसका नेट जो है ज़्यादा कटेगा नहीं, वो कंटिन्यू बना रहेगा, अगर कभी अप डाउन होता है तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें गाइडलाइन क्या क्या है। इसमें ऑनलाइन परीक्षा में जो है फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट आदि की स्वयं व्यवस्था करनी होगी, आपको खुद करना है, और इसमें आपको 2 GB डाटा कम से कम चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप जियो का नेट यूज करते हैं तो आपको 2 GB की जगह में 4 GB डाटा रख लीजिए आप। 2 GB अगर आपका पर डे का आ रहा है तो 2 GB रखिए,
उसके साथ जो है 2 GB एक्स्ट्रा खरीद करके लगभग आपको 3 से 4 GB डाटा जो है अपने पास खरीद करके रख लीजिए। ये 10 या 15 रुपया में 1 GB डाटा देता है आजकल जियो। मैंने इसे स्टूडेंट लोगों से डिस्कशन किया तो मिला मुझे, मैंने देखा नहीं, आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको कि अगर आपका डाटा ज़्यादा भी खपत होता है तो भी आपको डाटा सेव रहेगा और आपको एग्ज़ाम के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 GB डाटा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, ऑनलाइन प्रवेशिका जो सिस्टम है, जब आपको ये पोर्टल में जाना होगा तो उसमें आपको ये बताया जाएगा 14 तारीख को कि उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। गाइडलाइन पूरे भेजेंगे आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के पास ईमेल आना शुरू हो गया है, ठीक है। और उसमें ये सारे डिटेल्स लिखा होता है और वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड करिए, ऐसे उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो गाइडलाइन है ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा में जो है लैपटॉप, मोबाइल, इन सब का खुद को लेना पड़ेगा। और जब आपको पूछा जाए तो आपको स्वीकृति देना पड़ेगा। उसमें मुझे जहाँ तक अनुमान है कि उसमें फ्रंट कैमरा होता है जिस मोबाइल में, उसको आपको रखना है, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल और उसमें फ्रंट कैमरा हो, ताकि कोई ऐप्स हो तो वो एंड्रॉयड में आपका काम कर जाए। नहीं तो बहुत सारे जो फ़ोन्स आते हैं विंडो फ़ोन्स है, उसमें अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपको 13 तारीख को लगभग जो है, मुझे जहाँ तक अनुमान है, वो दे दिया जाएगा गाइडलाइन। अगर नहीं दिया जाता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जोड़िए। मेरा नंबर है 9897144955। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप में आप रहेंगे तो आपको जो है सारे इन्फॉर्मेशन उसी समय परीक्षा के समय भी दे दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा से आधे घंटे पहले भी अगर किसी स्टूडेंट के पास मैसेज आता तो वो फॉरवर्ड करेंगे हमारे पास और वो आपको मिल जाएगा ग्रुप के माध्यम से भी, ठीक है। अगर हो सकता है तो आप अपने पास कोई आपका घर का या किसी का मोबाइल और है तो एक्स्ट्रा मोबाइल भी रख सकते हैं, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल करके रख सकते हैं। और एक में तो आपका परीक्षा चलेगी, एक में आपका व्हाट्सएप ग्रुप खुला रहेगा, ठीक है। परीक्षा के समय ये सब मत करिए। जो 14 तारीख है उसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने पास एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से रख सकते हैं। और परीक्षा शुरू होने के बाद जो है आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आप बिल्कुल स्ट्रेट जो है 2 घंटे तक सीट पर बैठे रहना है और अपना मोबाइल को जो है इस तरह से आप अपने सामने रख लीजिए, चाहे किसी टेबल या बुक्स किसी भी सहारे, जैसे आपका वेबकैम में जो आपका फ्रंट कैमरा है उसमें आपका फेस आ सके, ठीक है। और इसमें जो नियम लिखा गया, मैंने सारे नियमों को पढ़ा था, इसके लिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रवेश परीक्षा के समय अभ्यर्थी की सभी गतिविधियाँ कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। अभ्यर्थी अपने कैमरे की परीक्षा के दौरान बंद नहीं करे, ठीक है। ये ध्यान रखिए। वीडियो रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर अभ्यर्थी का द्वारा दी गई परीक्षा रद्द की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर है इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपने सिस्टम से दूर जाने की अनुमति नहीं है। सिस्टम के बार चेतावनी देगा तथा तीसरी बार गलती होने पर प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। यानी कि 3 बार जो है आपको ऑप्शन देगा। अगर आप एक बार कहीं इधर उधर गए तो भी आपको छोड़ सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको जाने की क्या ज़रूरत है। आप पहले से ही सब कुछ क्लियर करके रखिए, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पानी पीना, बाथरूम जो भी कुछ है, सब कुछ जो है आप क्लियर करके रखिए, ताकि आप परीक्षा के समय में कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षा में जो प्रयोग लाए गए लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप की स्क्रीन पूर्ण होना चाहिए, उसमें फुल स्क्रीन होना चाहिए। यानी कि जो आपकी मोबाइल या लैपटॉप है उसका फुल स्क्रीन होना चाहिए, यानी कि उसको कीपैड वाला नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। क्योंकि आपको पूरे वो डिटेल्स में वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, अगर अभ्यर्थी अपने सिस्टम में किसी प्रकार की कॉम्बिनेशन जैसे ऑल्ट टैब आदि का प्रयोग करता है, हाँ, अगर आप लैपटॉप में या फिर मोबाइल में यूज करें तो उसमें एल्ट टैब जो टैब होता है आपकी लैपटॉप में, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, उसको कभी भी दबाना मत। कैप्स लॉक है, कोई भी बटन का यूज नहीं करना है, ठीक है। जो भी पोर्टल में आएगा आपका स्क्रीन पर, उसमें टच करना है सब कुछ, ठीक है। ये ध्यान रखिए, नहीं तो आपका जो है परीक्षा है वो रद्द हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं, देखिए और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो वेब कैमरा में ये परीक्षा होता है, ये आपका फेस रीडिंग करता है, आपके फेस के माध्यम से जो है वो आपको एलो करेगा, ठीक है। जैसे ही आपका फेस वहाँ पर आएगा वैसे ही बना रहना चाहिए, ये इनका कहने की मतलब है। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ भी आपको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और भी नियम लिखा हुआ है, ऑनलाइन प्रवेश के समय लैपटॉप, मोबाइल तो मिनिमाइज करने पर प्रवेश परीक्षा रद्द की जाएगी।
आप कभी भी जो है गलती से भी जो है मिनिमाइज बटन जो आपके मोबाइल में होता है, जैसे ये मान लीजिए मैंने मिनिमाइज कर रखा हूँ, जैसे मैं आपको मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ, ये लेफ़्ट में रहता है तो ये हो गया मिनिमाइज, ठीक है। इस तरह से आपको मिनिमाइज नहीं करना है, ठीक है। और बैक बटन भी कभी दबाना नहीं है, मिनिमाइज नहीं करना है और बैक बटन का यूज नहीं करना है। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो बैक आपको स्क्रीन का यूज करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप लैपटॉप में है तो अल्ट बटन, टैब और भी कोई बटन वहाँ पर आपको दबाना नहीं है। अगर कुछ लिखना है तो मुझे लगता है उसमें कीपैड आ सकता है, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर शुरू में आपको एंट्री कर दिया जाएगा एक बार तो आप उसके बीच में कुछ नहीं करना है। अगर उसको यूज करते हैं तो आपका जो है परीक्षा रद्द हो जाएगी, अपने आप ही वो शट डाउन हो सकता है जो ऐप्स होगा। अब इसमें जो है डिस्कशन करते हैं कि पीएचडी वालों के लिए कौन सा क्या प्रश्न आएगा, क्या क्या आएगा। ये तो बी शिक्षा शास्त्री जो बीएड वालों के लिए दे रखा है, आप इसको स्वयं पढ़ लीजिए। और हाँ, इसमें बीएड वालों के लिए परसेंटेज भी दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। अब शिक्षा चार्ज में भी ये सब दे रखा है, शिक्षा चार्ज यानी कि जो एमफिल है, ठीक है। अब पीएचडी की बात आती है। पीएचडी में 2 प्रकार की यहाँ पर पीएचडी होती है। एक तो जो शिक्षा शास्त्र वालों की पीएचडी होती है, ठीक है, जो बीएड कर चुके हैं उनका पीएचडी होती है। और दूसरा होती है विद्यावारिधि यानी कि पीएचडी जो शिक्षा शास्त्र से भिन्न, जो ट्रेडिशनल से है, मॉडर्न से, जो भी उसमें अप्लाई किए हुए हैं, जैसे दर्शन है, मीमांसा है, वेद है, व्याकरण है, साहित्य, इन विषय में। तो इसमें अलग अलग दोनों का क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आप किस सेक्शन में है, ये आप ध्यान रखिए। शुरुआत में इसको आप उसी में जाएंगे तो आपका क्वेश्चंस भी वहीं से आएगा। अब देखिए, जो शिक्षा शास्त्र से भिन्न उनका हम देखते हैं, मतलब ये जो ट्रेडिशनल है, इसमें 5 प्रश्न पत्र होंगे, 3, 4, 5, ठीक है। 5 प्रश्न पत्र होंगे। 5 प्रश्न पत्रों में जो है 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें 40 अंक होगा, ठीक है। 40 अंक का होगा और इसमें यानी कि 4, 4, 5, 200 नंबर के आपके क्वेश्चंस होगा। जो नॉर्मल जो सेंटर में जाके हम एंट्रेंस देते थे ऑफलाइन में, उसमें और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता था पेपर 2। ये केवल पेपर 1 है, पेपर 2 आता था। पेपर 2 में केवल आपका जो है वही विषय होता था जिस विषय से आप अप्लाई किए। जैसे मैं दर्शन का छात्र हूँ तो मैं दर्शन से अप्लाई किया हूँ, तो जो पेपर 2 है दर्शन का होता था और उसमें वो 50 नंबर की होती थी और उसी में जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता था। लेकिन ये सब कुछ जो है ऑप्टिकल होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आप उसमें 4 ऑप्शन, जैसे नेट पे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, 4 ऑप्शन होगा और 4 ऑप्शन में से जो है आपको एक को सिलेक्ट करना है, टच करना है। बस आपको टच करेंगे तो वहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है, वहाँ क्लिक हो जाएगा, फिर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर देखिए क में जो है संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, ठीक है, संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय यानी कि जो जितने भी शास्त्र है, ठीक है, वो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वेद है, वेदांत है, जो भी शास्त्र है वो आपने जनरल जो पढ़े हुए हैं वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें ज़्यादा कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी कवि के नाम पूछ सकता है, किसी का राइटिंग पूछ सकता है, जैसे कालिदास है, कालिदास से कोई पुस्तक के नाम पूछ सकता है। कुमार संभवम का लेखक कौन है पूछ सकता है। जैसे हम लोग नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नेट में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं संस्कृत साहित्य की जो सामान्य परिचय में। और उसी तरह वेदांग साहित्य का पूछ सकता है, किसी आरण्य के बारे में पूछ सकता है, वेद कितने प्रकार के ये पूछ सकता है। उतना हार्डली जो क्वेश्चन वो नहीं आता है, ठीक है। शास्त्राणाम ज्ञान और शास्त्रों के ऊपर ज्ञान है। यदि शास्त्र के ऊपर यानी कि न्याय, वैशेषिक, वेदांग, वेद, व्याकरण, इन सब के बारे में आपको सामान्य ज्ञान चाहिए। जैसे किसी पुस्तक का भी नाम पूछ सकता है, पतंजलि योग दर्शन किसकी लिखी हुई है, योग भाष्यकार कौन है, ठीक है, ब्रह्मसूत्रकार कौन है, ये सारे शास्त्रों का ज्ञान है। एक तो संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय हो गया। संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय ज़्यादातर जो है जो काव्य कविताएं हैं, जो कालिदास आदि, जैसे आपका साहित्य दर्पण आदि, जितने भी साहित्य है इन सब से पूछा जाता है। और शास्त्राणाम ज्ञान न्याय, वैशेषिक, वेद, वेदांग, योग और क्या व्याकरण, इन सब से ये पूछा जाए। प्रायोगिक व्याकरण, ये तो शास्त्राणाम ज्ञान में आ जाएगा आपका, सबको मिला करके, इसमें व्याकरण को छोड़ करके। प्रायोगिक व्याकरण यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी आपने पढ़े होंगे, तो उसमें जितना तरह संधि है, समास है, संज्ञा है, षडलिंग है, स्त्री प्रत्यय है, कारक है, विभक्ति है, ठीक है, इसमें जितने प्रत्यय आदि का विवेचन होता है ये सामान्य व्याकरण में आ जाता है। यहीं से प्रश्न ज़्यादातर आता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो घ है, घ में सामान्य ज्ञान।
सामान्य ज्ञान में आपका भारत के विषय में पूछा जाएगा। भारत कौन सा द्वीप में है? जम्बू द्वीप में है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का जातीय पक्षी क्या है? जातीय पशु क्या है? मतलब सामान्य आपने जो सुन रखे हैं और इसके बारे में पूछा जाता है। सामान्य बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। और सामान्य क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर। और मुझे कुछ छात्रों ये भी कह रहे थे कि इसका कोई नोट्स है क्या? देखिए, इसका कोई नोट्स तो अभी है नहीं, ठीक है। जो भी हम भी जब एग्ज़ाम दिए थे इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, हम तो इसे गए थे और दे के आ गए थे एग्ज़ाम, और हमारे सारे कुछ सही हो गया था, ठीक है। और शोध प्रविधि का मैं आपको जो है कुछ मदद कर सकता हूँ। उसका कुछ PDF मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं इसको ग्रुप में आज ही सेंड कर दूँगा। तो शोध प्रविधि में आपको पूछेगा क्या, ध्यान रखिए। शोध कितने प्रकार की है, क्या क्या शोध होता है, संस्कृत के ऊपर जो होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। जनरल की जो शोध है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जो रिसर्च है उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो यहाँ का जो हम लोग जो नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं रिसर्च पेपर, उसमें थोड़ा सा अलग होता है, और जो हमारे संस्कृत की जो शोध है उसमें थोड़ा सा अलग होता है। कुछ चीज़ें जो है बहुत सामान्य दोनों में बराबर होता है। तो मैं वो पुस्तक आपको भेज दूंगा, 2-3 PDF है, उनमें सूची देख करके आप जो है उनको पढ़ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है कि आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो मैं आपको जो है उसके बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। जो आपको नहीं समझ में आता वो मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। हमने भी अभी शोध के ऊपर परीक्षा दिया था, ठीक है। इसका भी 20 क्वेश्चन आएंगे और ये भी ऑप्टिकल होंगे। तो इसमें शोध के विषय में थोड़ा बहुत प्रश्न करेंगे तो वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब ये शिक्षा शास्त्री वालों के लिए विद्या वारिधि, इसमें भी वही है। संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय है, शास्त्र शिक्षण है, दर्शन व्याकरण और साहित्य, ठीक है। प्रयोगी व्याकरण ये भी समान है। शिक्षा दर्शन मनोविज्ञान, हाँ ये थोड़ा सा इनका अलग है, ठीक है। और शैक्षिक शोध प्रविधि, ये शैक्षिक शोध प्रविधि B.Ed में चलता है, तो उसी के आधार पर ये बनाया गया है। अब देखिए, अब जो इसका इम्पोर्टेंट डेट है 14 तारीख को इसका तो मॉक टेस्ट होगा 10 से लेकर के 10:30 के बीच में। और 21 तारीख को इसका जो है क्या हो जाएगा, 10 से लेकर के 12 बजे तक ये हो जाएगा शिक्षा शास्त्री और शिक्षा आचार्य, B.Ed और उनका जो शिक्षा आचार्य वाला है, ठीक है। और 21 तारीख को जो है दूसरा जो विद्या वारिधि का होगा और वो 2 से 4 बजे तक होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, 2 से 4 बजे तक आपको 1:30 बजे 1 बजे तक आपको सब कुछ तैयार करके 1:30 बजे तक आप बैठ जाना है। 1:30 बजे मुझे लगता है आपका अटेंडेंस शीट वगैरह भी आ सकता है कि एक बार अटेंडेंस करना होगा, तो वो 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा क्या क्या होगा है, ठीक है। अब उसके बाद परिणाम की घोषणा होगा 24 तारीख को, आपका जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा 24 तारीख को, इसका बिल्कुल तुरंत ही 24 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा वेब पोर्टल पर। और ऑनलाइन काउंसलिंग, हाँ शिक्षाचार्य और शिक्षा आचार्य का ऑनलाइन 18 तारीख को काउंसलिंग होगा, वो भी आपको जो है बता दिया जाएगा कि कैसे काउंसलिंग होगा। यानी कि आपको वही स्काइपी या जूम या फिर गूगल मीट इसके माध्यम से इसका काउंसलिंग होगा, या तो कोई ऐप्स का यूज करेंगे जिससे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकता है, ठीक है। और है उसके बाद जो है विद्या वारिधि का काउंसलिंग 29 तारीख को होगा। इसका भी तारीख आपको, उसका भी टाइम आपको भेज दिएंगे वो प्रॉपरली कि आपका कितने टाइम से है, क्योंकि बहुत सारे इसमें छात्र होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे और अलग अलग ग्रुप भी बनेगा इसका, ठीक है। इसलिए आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यक नहीं है, वो आपको खुद जो है मैसेज करेंगे इसके लिए जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करना है आपको 30 तारीख तक। फिर इसका जो शुल्क है वो 30 तारीख तक जमा करना है, यानी कि लगभग जो है इसका शुल्क होता है, पहले तो वहाँ जाते थे फिर हम लोगों ने डिपोजिट करते थे। आपका जो इसका गाइडलाइन आया होगा जिस समय, मुझे लगता है कि 4,800 कुछ रुपया होता है या फिर 5,000 होता है, 5,300 कुछ होता है। तो ये ध्यान रखिए, उतने पैसे आप जो है तैयार करके रखिए, ताकि जब आपको ऑनलाइन भरना हो तो उसके लिए आपको 30 तारीख का समय दिया गया है। इसका कारण ये है क्योंकि 30 जो सितंबर है, अक्टूबर से ये सारे कोर्सेज शुरू हो जाती थी। पहले हम लोग का जो पिछले ईयर्स 2019-20 का जो सेमेस्टर जो PhD का जो बैच शुरू हुआ था वो अक्टूबर 5 तारीख से शुरू हो गया था, ठीक है। सितंबर से हम लोगों का सब कुछ एडमिशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था, और अक्टूबर 5 तारीख से 5 या 6 तारीख से हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था। आप लोगों का भी वही होगा, जैसे ही एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी आपका क्लास शुरू हो जाएगा और वो भी ऑनलाइन होगा, मुझे जहाँ तक ये अनुमान है, ठीक है। हमने अभी किसी से बात नहीं किया इसके विषय में, तो पूछ लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से सारे जानकारी मिल जाएगी। जो भी छात्र LBS के होंगे उनसे भी कांटेक्ट हो जाएगी,
ठीक है। और यहाँ से आपको जब आपका ऑनलाइन क्लास होगा तो मुझे लगता है वो भी जूम या फिर इस ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन क्लास करने की संभावना मुझे लगता है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो है इतना रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा अभी, जब तक ये पूरे के पूरे ख़त्म नहीं हो जाता। और मुझे नहीं लगता कि ये नवंबर दिसंबर से पहले कोई अच्छे रिजल्ट आने वाला है कोविड-19 के, ठीक है, जिससे कि छात्रों को थोड़ा आसान हो। तो जो भी होगा, ऑनलाइन अगर क्लास होता है तो भी आपके लिए फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, और ऑफलाइन होता है तो भी फ़ायदा है। हाँ, आपको फिर आगे जा कर के ऑफलाइन होगा तो आपको दिल्ली में आना पड़ेगा, ये तो आपको कंपलसरी है, क्योंकि 6 मंथ की जो कोर्स होता है उस कोर्स वर्क में आपको 75 से ज़्यादा % अटेंडेंस देना होता है, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। एडमिशन करने से पहले ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। 75% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको जो है परीक्षा में बैठने नहीं देंगे, आपका एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है 75% से आपको ज़्यादा अटेंडेंस रखना चाहिए। और इसमें जो 4 क्लास होते हैं लगभग, कंप्यूटर का एक आपको कंपलसरी क्लास होता है, वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा कंप्यूटर क्लास में। तो इसमें जो भी क्लास होते हैं वो सारे क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं, और जो परफेक्ट विद्वान है LBS की, वो आपको क्लास लेते हैं, और आपके विभाग में भी एक क्लास होता है, ठीक है। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, और जब भी वहाँ पर क्लास हो तो आप उसका अटेंड करिए। और 75% से अगर आप ज़्यादा अटेंड कर सकते हो तो आपको उसमें बेनिफिट्स है कि मान लीजिए आपको 75% से आप 80% आपने अटेंडेंस दिए तो उसमें आपको 1 नंबर हर सब्जेक्ट में मिलता है। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है तो 4 में 4 नंबर, 4 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपने पूरे के पूरे 90% अटेंड किए, 95% किए, 100% किए, 100% आपने सभी क्लास अटेंड किए, तो आपको 5 नंबर एक सब्जेक्ट पर मिलेगा, तो 520 20 नंबर्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि आपका परसेंटेज में काम आ सकता है। इसीलिए भी आपको ज़रूरी है कि क्लास डेली अटेंड करना, और उसमें आपको लाइब्रेरी का अटेंड करना होता है, तो लाइब्रेरी का भी आपको अटेंडेंस देखा जाता है। लाइब्रेरी में डेली साइन करना होता है वहाँ पर डेली। ये सब मुझे जानकारी नहीं मिली थी पहले, तो मैंने कई दिन लाइब्रेरी के साइन छूट गया था मेरा, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको लाइब्रेरी वगैरह डेली अटेंडेंस करना है जब भी क्लास में जाएंगे, और जितने क्लास आपका जो टाइम टेबल दिया जाएगा उसके आधार पर आप क्लास भी ज्वाइन करेंगे। तो ये सारे जो डिटेल्स है मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये सारी जानकारी पहले से हो, ताकि आप इसके लिए प्रिपरेशन करके तैयार रहें, ठीक है। और उसके लिए आपको जो भी यहाँ आवश्यक है, और यहाँ पर हॉस्टल जो है वो बहुत कम फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, 0% मान लीजिए, इसलिए आपको हॉस्टल की सुविधा तो मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। होगा, कुछ ना कुछ छात्रों को मिलता है, 8-10 छात्रों को, पर बहुत कम मिलता है। आपको खुद की जो है पैसे खर्च करके यहाँ पर रेंट पर रहना होता है जब भी आपको यहाँ रहना है, ठीक है। तो इसके बाद भी जो PhD है उसमें लगभग जो है अटेंडेंस लिया जाता है। कोर्स वर्क के बाद भी आपको कंटिन्यू यहाँ पर आते जाते रहना पड़ता है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ स्टे करिए, और पूरे 3 साल की जो कोर्स होता है वो 3 साल में आप यहाँ पर रह करके स्टडी करिए और अपना थीसिस कंप्लीट करिए, ठीक है। या तो फिर वो आपको उस समय पता चल जाएगा जब आप क्लास ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो को आप यहीं एंड करते हैं। तो इसमें और कुछ है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि 3 दिन के अंदर जो है जमा करना होगा ये शुल्क। 3 दिन के अंदर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और दूसरे जो एक्स्ट्रा लिस्ट में जो छात्र होंगे उनको वहाँ चांस दे दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपको JRF है, ये बहुत सारे छात्रों के क्वेश्चंस था, अगर आपके पास JRF है तो आपके लिए क्या फैसिलिटी है, क्या आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं है। JRF है तो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तब नहीं दे सकते, नहीं तो मुझे जहाँ तक आइडिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। हाँ, आपको प्रायोरिटी फर्स्ट में दिया जाता है। जैसे JRF जिनका हो चुका है, JRF के स्टूडेंट को 1 नंबर पर रखा जाता है उस विभाग में जिस विभाग से आपने अप्लाई किए हैं, ठीक है। JRF वालों के लिए 1 नंबर के लिए रखा जाता है। नेट वालों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। नेट वालों के लिए केवल आप वही जो आपको सामान्य फैसिलिटी मिलता है वही है। नेट वालों के लिए कोई अलग फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और भी जो जानकारी हो आपको, आप जो है बाद में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में हम ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जो भी हमारा अनुभव रहा है LBS में वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और पहले आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, और मेरा आपके साथ क्या कहते हैं, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और आप अच्छे नंबर से जो है एग्ज़ाम क्लियर करें, एंट्रेंस क्लियर करें, और आपका एडमिशन LBS में हो जाए। LBS एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इस समय टॉप में है LBS संस्कृत में,
ठीक है। इतना तक भी मैं कह सकता हूँ कि अब ये BHU से भी बेस्ट होने वाला है। BHU में तो क्या है, वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वहाँ इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट है जो BHU में नहीं है। ये फ़ायदा यहाँ पर है। यहाँ पर 3 संकाय है अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर 3 संकाय है अलग अलग। एक तो व्याकरण संकाय है, ये वेद है, ठीक है, दूसरा व्याकरण है, तीसरा जो है दर्शन संकाय है। दर्शन संकाय में भी यहाँ पर जैन दर्शन है, ठीक है, मीमांसा दर्शन है। ये सारे जैन दर्शन तो आपको कहीं अन्य यूनिवर्सिटी में कम ही मिलता है, ठीक है, जो BHU वगैरह में नहीं है जैन दर्शन, ठीक है। यहाँ पर एक विशिष्टाद्वैत वेदांत है जो रामानुज वेदांत कहते हैं। अद्वैत वेदांत यहाँ पर अलग से है, ये BHU में नहीं है। और यहाँ पर जितने भी क्लासेस है वो सब के सब कंटिन्यू होता है, ठीक है। BHU में भी होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पर बहुत अच्छा फैसिलिटी है, ठीक है। थोड़ा ये दिल्ली में पड़ता है तो थोड़ा यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा काफ़ी खर्च करना पड़ता है रहने के लिए और पढ़ने के लिए, नहीं तो BHU से भी यहाँ पर बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपके साथ जो भी स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम एंट्रेंस दे रहे हैं उनको आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी ये पता चले एग्ज़ाम के बारे में और एंट्रेंस के बारे में, और इसकी जो जानकारी है वो पता चले, ताकि वो आसानी से एग्ज़ाम दे सके। यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। बहुत सारे छात्रों की 4-5 दिन से हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, तो उन सब का कहना था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए ताकि हम एक साथ एक सबको समझ सकें। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे पर्सनल जो नंबर है उसमें आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।